नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं संवेदना पथिक न्यूज पॉडकास्ट। आज हमारे साथ एक ऐसे जनप्रतिनिधि मौजूद हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र की जनता के बीच रहकर लंबे समय तक जन सेवा और सामाजिक कार्यों में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई है। राजनीति में सक्रिय रहते हुए उन्होंने अपने क्षेत्रों की समस्याओं, विकास कार्यों और आम जनता से जुड़े मुद्दों को लगातार उठाया है। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े होने के साथ संगठन और जनसंपर्क के स्तर पर भी उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आज हम उनसे जानेंगे उनकी राजनीतिक यात्रा, क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं, विकास को लेकर उनकी सोच, बीजेपी संगठन में उनकी भूमिका। तो हम स्वागत करते हैं राकेश राणा जी का। राकेश राणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं भी धन्यवाद करूंगा जी सर, पूरी टीम का जो मुझे ये मौका दिया। बिल्कुल सर, जैसे हम जानते हैं कि आप लोगों के मुद्दों को लाते हैं, उनके मुद्दों को अपना मुद्दा समझ के आगे तक फॉरवर्ड भी करते हैं। तो सर, आपके क्षेत्र में अभी होने वाली समस्याएं, जैसे मैं देख रहा हूँ सीवर की समस्याएं, पानी की समस्याएं, जल भराव की समस्याएं, इनको आप किस नजर से देखते हैं सर? देखिए, गुड़गांव एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। इसमें पहले उड़ा के जो सेक्टर कटे थे, 1 से 58 सेक्टर तक का ये एरिया होता था। और जो हमारा क्षेत्र है वो नए सेक्टर में आता है। हमारा जो पूरा क्षेत्र है, सेक्टर 109 से 112, 13, 14, 15 तक का हमारा क्षेत्र आता है। और वहाँ पे विकास कार्य अभी होने स्टार्ट हुए हैं, तो कार्य हो रहे हैं, टाइम लगेगा। सबसे बड़ा मील का पत्थर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस रास्ते को, जो रुका हुआ रास्ता था, द्वारका एक्सप्रेसवे, वहां से हमारे क्षेत्र से निकाल के और विकास के दरवाजे खोल दिए हैं। तो वो कार्य अब धीरे धीरे प्रगति पर चालू हो चुके हैं। एक फ्लाईओवर है, उसके सामने जैसे ही रोड उतरती है, सामने एक HT का पोल था। वो पोल के लिए जनता, शायद आपसे बहुत बार संपर्क भी करा होगा जनता ने, जनप्रतिनिधियों ने भी आपसे संपर्क करा होगा इस चीज से रिलेटेड। वो हाई टेंशन टावर आपने हटवाया, तो उसके पीछे मतलब किस तरह से आपने प्रोसेस करी, कैसे हटा वो सर? देखो, वो पोल एक खतरनाक जगह पे था, रोड के बीच में था। जैसे कृष्णा फ्लाईओवर पे हम चढ़ते और सामने उतरते, वो बीच के अंदर वो पोल था। सर्दियों के अंदर जब कोहरा होता था तो एक्सीडेंट होने की संभावनाएं रहती थी, और एक्सीडेंट हुए भी है, क्योंकि उसके जस्ट 100 मीटर की दूरी पे मेरा कार्यालय था। जैसे रोड PWD ने बनाया तो ये रोड के बीच में वो पोल भी हटना था, लेकिन कहाँ कमियां रही, गलतियां रही, वो PWD विभाग से लापरवाही हुई, कुछ भी कह लो, हमने उस मुद्दे को उठाया, प्रॉपर उसकी फॉलोअप करी। और फॉलोअप करते करते अधिकारियों को, PWD के जो अपने यहाँ पे हेड होते थे, प्रवीण होते थे उस टाइम पे, गजेंद्र एक्शन होते थे, सबसे बार बार फॉलोअप लेके इस पोल को हमने हटवाने के लिए चंडीगढ़ तक भी हमने फोन करवाया, क्योंकि बजट 2021 का था और उसको अप्रूव करा के आज काम कराना वो बड़ी टेढ़ी खीर थी। बार बार वो बजट की समस्या आ रही थी, लेकिन हम भी पीछे पड़े रहे। आखिरकार मैं धन्यवाद करूंगा, PWD विभाग ने एक बजट इनका मंजूर किया, और HPVNL की टीम, जिसमें मैं नाम भी ले देता हूँ, पूनम चंद्र SDO ने मेरा प्रॉपर बहुत सहयोग करा, बहुत साथ दिया। एक बार तो कुछ जो विपक्षी लोग हैं, वो जैसे हम डाल देते थे ना, भाई 3 महीने बाद, 5 महीने बाद ये पोल हटेगा, वो मीम्स बना के भी डालते थे। जब 3 महीने हो जाते, भाई ये पोल नहीं हटाया और ये झूठे वादे करते हैं, तो वो चीजें भी हमने देखनी पड़ी। लेकिन थैंक गॉड ये काम हो गया, और मैं पूरा धन्यवाद करता हूँ गुरुग्राम HPVNL की टीम का भी और PWD का, उन्होंने हमारी इस मांग को माना और इसको हटाने का काम किया। सर, ये पोल आपकी ही सरकार में बनाया गया था या किसी और सरकार में बनाया गया? सरकार तो क्या था कि पहले बचगेड़ा फाटक होती थी जी, उस पे जब मनोहर लाल खट्टर जी की पहली योजना थी, उसमें ये फ्लाईओवर मंजूर हुआ, फ्लाईओवर बना, रोड भी बना, अच्छा सुंदर बढ़िया रोड बना। लेकिन कई बार कुछ चीजें यूं छूट जाती है, भाई इसको बाद में शिफ्ट करेंगे, तो बाद के चक्कर में ये पूरा खतरे का जो HT पोल था वो मौजूद रहा, और फिर हमने प्रयास करके प्रशासन के साथ मिलकर इसको हटवाने का काम किया। आपकी राजनीति की शुरुआत कहाँ से हुई? आपके मन में कब विचार आया कि मुझे राजनीति में आना है?
देखो नील भाई, मैं राजनीति के लिए इस फील्ड में बिल्कुल नहीं आया हूँ। मेरा बिल्कुल साफ मकसद है, मैं सेवा के लिए इस फील्ड में आया हूँ। राजनीति में तो मेरे जो शुभ चिंतक है लोग वो खींच के लेके आए। पार्टी जो करने का, भाजपा में आने का है, वो हमारे साथी होते थे यहाँ पूर्व में मंडल अध्यक्ष थे, उन्होंने मेरे को बार बार अप्रोच किया। तो फिर 2022 में 31 जुलाई 2022 में मैंने पार्टी ज्वाइन करी, और पार्टी ऐसे ज्वाइन नहीं करी। उस समय 250 प्लस कार्यकर्ता जो अपनी टीम के साथी थे, उन्होंने मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, और वो लोग आज भी मेरे साथ कंधे से कंधे मिला के खड़े हैं। बीजेपी ही को ज्वाइन करने का फैसला क्यों लिया आपने? भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है जो सबसे पहले राष्ट्र को देखती है। यह पार्टी वो पार्टी है जिन्होंने अपने देश के लिए, अपने भारत के लिए काम किया है, भारत की मिट्टी के लिए काम किया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहले ऐसे इंसान है जिनको 23 से 24 विश्व के देशों ने उन्होंने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है, और मैं खुश हूँ कि मैंने इस पार्टी को ज्वाइन किया। सर, आप वार्ड नंबर 5 से आते हैं जी। वार्ड नंबर 5 में जनता की सबसे ज्यादा समस्या किस चीज को लेकर है सर? सीवर लाइन प्रॉपर नहीं है, सड़कें नहीं है, पानी तो लगभग 70% पहुंच गया, लेकिन रास्तों की हालत खराब है, कूड़ा उठान को लेके समस्या है, कई चीजें हैं। बारिश में पानी की अब वाटर लॉगिंग हो रही है, तो ये समस्याएं तो है वार्ड के अंदर। सर, गुड़गांव दिल्ली से बिल्कुल नजदीक है। जी। दिल्ली इतनी साफ सुथरी है, वहाँ कचरा नहीं दिखता। गुड़गांव में जगह जगह हम किसी भी शहर में या किसी भी एरिया में चले जाएं, शहर में हर जगह कूड़े के ढेर लगे मिलते हैं। तो आप क्या सोचेंगे, इसमें कमियां हमारी पार्टी की या हमारी सरकार की तरफ से हो रही है, या यहाँ जो सफाई प्रबंधन कार्य करती है एमसीजी, इसकी तरफ से हो रही है? क्या कहना चाहेंगे सर इस बारे में? लेकिन वो जिनको ऑफिस जाना होता है, हस्बैंड वाइफ वर्किंग है, दिन में कूड़े की गाड़ी आती है, वो पहले ही सुबह निकलते ही, चाहे वो बाइक पे, चाहे गाड़ी पे, स्कूटी पे, एक पैकेट बनाते हैं ऐसे जैसे किसी को गिफ्ट करने जा रहे हो। लेकिन क्या करेंगे, उसको जाएंगे रास्ते पे, रोड के किनारे भगा के चले जाएंगे। कई बार एजेंसियां ऐसी आ जाती है निगम के अंदर भी, जो कितना ही जुर्माना लगा लो, कुछ भी कर लो, वो काम करके नहीं देती। उस पर निगम ने एक्शन लेना चाहिए, हमारी सरकार ने एक्शन लेना चाहिए। कूड़े का अगर सबसे बड़ा कोई इसके अंदर जो चीज है जिसको मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ी भागीदारी इसकी, वो है पॉलीथीन। पॉलीथीन पे प्रॉपर बैन होना चाहिए। कोई ऐसा कानून बनाए कि पॉलीथीन की मैन्युफैक्चरिंग बंद हो, पॉलीथीन बैन हो जाएगी। नील जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपका 60 से 70% कूड़े का सिस्टम अपने आप ही खत्म हो जाएगा। जब बैन कर दोगे तो कुछ ना कुछ इसका समाधान, सोल्यूशन पब्लिक अपने आप ढूंढ लेगी, क्योंकि ये भारतीय लोग है, ये जुगाड़बाजी में सबसे आगे रहते हैं, तो ढूंढ लेंगे। कोई ऐसी वो नहीं है, बैन नहीं हो सकती। हरियाणा में भी आपकी सरकार जी। आप कौन सी उपलब्धि को सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि मानते हैं सरकार? देखो, हमारी सरकार ने सबसे बड़ा जो काम किया ना, जो नेता लोग पर्ची देती और वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में देती, ऊपर आपकी नौकरी, बिना पर्ची बिना खर्ची की अगर कोई सरकार रही तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। पूरे हरियाणा के अंदर आपके इतने हाईवेज, इतने स्टेट हाईवेज निकल चुके हैं कि हर क्षेत्र के अंदर विकास कार्य है। उस हाईवे की वजह से लोगों की हालत भी सुधरी है, लोगों की जमीनों के प्रॉपर्टी के रेट भी बढ़े, उनका रहन सहन में भी बदलाव आया है। ये इसको सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूँ जी। कृष्णा चौक पे कभी कोई फ्लाईओवर या अंडर रोड कुछ बन पाएगा सर? क्योंकि सबसे ज्यादा जाम शाम के टाइम कृष्णा चौक पे लगता है, जिससे लाखों जनता परेशान होती है। आपका ये जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं भी बता देता हूँ, मेरे को 1.5 किलोमीटर की दूरी करने में एक दिन 1.5 घंटा लग गया। राइट सर। 1.5 किलोमीटर की लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ कि 1.5 किलोमीटर की दूरी करते हुए 1.5 घंटा लग गया। लेकिन रीजन क्या होता है, हमारा प्रशासन भी काम करता, पुलिस वाले बेचारे खड़े रहते हैं। कुछ हमारी मेंटलिटी में भी कमी है, हमें जाना है सीधा और इस साइड में चलना है, सामने की गाड़ी जो आ रही है उस रास्ते को हम घेर के बैठ सकते हैं। वो भी एक
उस दिन जो हमने नोट किया बड़ा। दूसरा ये है कि जैसे कृष्णा चौक पे आप तो प्रेसिडेंट स्कूल की तरफ देखोगे तो एक पोलो का बड़ा जंजाल खड़ा हुआ है, वो हटना चाहिए। तो मेट्रो के लिए यहाँ जगह चाहिए और इसका प्रॉपर गोल चक्कर का प्लान बना के जीएमडीए ने सबमिट किया हुआ है। मेट्रो के लिए जैसे लाइन आएगी, इसकी समस्या मैं आपको बता देता हूँ कि वो 100% सोल्व हो जाएगी। बात करूँ आपका तो लेफ्ट हैंड साइड जब हम जाते हैं तो एक गौशाला है, उसके थोड़ी ही आगे कचड़े का ढेर है गौशाला के गेट पे। उसके लिए सरकार क्या सोच रही है या आपके क्या प्रयास है सर? देखो, कई बार मैंने अभी पहले भी आपको बताया था, कई बार एजेंसीज ऐसी आ जाती है जी, वो उन्हीं का नतीजा है कि बंदवाड़ी भी इतना बड़ा कूड़े का डंप हो गया। जो कि पहले एक इको ग्रीन करके वो थी, उसकी देन है, उस पे प्रॉपर वो उसको मैन्युफैक्चर करके खाद बनानी थी, कई चीजें थी, वो नहीं कर पाए, जगह जगह ये डंप हो गया। लेकिन अब काफी चीजें, कई टेंडर नए हुए हैं, कूड़ा उठान को भी लेके हुए हैं, इसके रिसाइकल करके भी हुए हैं, तो शायद ये समस्या अभी जल्द भविष्य में ठीक हो जाएगी। लेकिन जैसे गुड़गांव की आबादी बढ़ रही है, उसी हिसाब से, उसी स्पीड से इस पर काम करने की जरूरत है। बीजेपी में एज अ संगठन में काम करने का आपका अनुभव कैसे रहा? बीजेपी में मैं एज ए कार्यकर्ता मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, अपनी पार्टी का पूरी पर जो मेरे प्रतिनिधि सबका धन्यवाद भी करता हूँ, उन्होंने कम समय में मेरे को जांचा परखा और टिकट देने का काम किया। इस संगठन के कार्य करने में अपने आप ही आनंद आता है, क्योंकि हमें ये लगता है कि जो हम पार्टी के कार्य कर रहे हैं वो हमारे देश के कार्य है। सर, जैसे हम देखते हैं बीजेपी कभी भी किसी भी कार्यकर्ता को कुछ भी कर सकती है। जैसे हमने मध्य प्रदेश चुनाव में देखा, राजस्थान चुनाव में देखा, जो गद्दावर नेता है वहाँ के, उनको टिकट ना देके बीजेपी किसी ऐसे व्यक्ति को टिकट देती है जो आम जनता जिनको ज्यादा नहीं जानती है। तो ये करना किस हद तक पार्टी के लिए सही है सर? देखो, ऐसे आपके सामने सैकड़ों उदाहरण होंगे जी। और ये जो विश्व की सबसे बड़ी जो पार्टी, सबसे बड़ा संगठन भारतीय जनता पार्टी है, वो इसलिए है क्योंकि हर कार्यकर्ता इस मन से जुड़ता है, पता नहीं किस कार्यकर्ता का कब नंबर पड़ जाए और जो सामने कार्यकर्ता बैठे होते हैं मेन चेयर पे, वो कब इधर आ जाए और यहाँ वाला कब वहाँ पहुंच जाए। ये पहली ऐसी पार्टी है जो परिवारवाद से दूर है। इसमें आपका परिवारवाद नहीं चलता, सिफारिश नहीं चलती, आपकी मेहनत, आपका जो संगठन के प्रति आपकी जो आस्था है, जो पार्टी के प्रति जो आप काम करते, दायित्व निभाते हो, उसको पार्टी देखती है। और ये इसकी परिपाटी है, खासियत है कि एक पीछे की लाइन में बैठा हुआ व्यक्ति कब अचानक आगे आ जाए, ये एक अच्छी परिपाटी और इसको ठीक मानता हूँ। एक ढर्रे में चलते हुए आदमी के पीछे हम चलते रहे, फिर उसका भाई आ गया, उसका बेटा आ गया, उसका चाचा आ गया, उससे बेहतर है कि सभी कार्यकर्ताओं को यहाँ मौका मिलता है। और गुरुग्राम के अंदर जो हमारा संगठन है, हमारे जो गुरुग्राम की टीम है, हमारे जिला अध्यक्ष है, महामंत्री, उसने उस टीम के अंदर पहले भी और आज भी और भविष्य में उस टीम के अंदर, जिले के अंदर इतने दायित्व लोगों को सौंपे हुए हैं कि सारे सभी कार्यकर्ताओं को कुछ न कुछ करने का अवसर मिलता रहता है। इसलिए कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहते हैं। सर, लेकिन ये कभी कभी नेगेटिव भी तो साबित होता है। जैसा हमने बिहार चुनाव देखा, अभी उपचुनाव जो हुए थे आपके, बिहार और मध्य प्रदेश दोनों में बीजेपी हार गई है। नहीं, पूरी सीटें नहीं आ रही, आपने नोट किया हो तो पूरी सीटें नहीं आ रही। चुनाव में जैसे वहाँ से नरोत्तम मिश्रा जी खड़े हुए, करना था उसके लिए किसी और को खड़ा कर दिया था, वो चुनाव बीजेपी हार चुकी है। नितिन नवीन जी की जो सीट बिहार में थी वो खाली हुई, उनकी जगह जिनको लड़वाया वो वहाँ से सीट हार गए। तो कभी ना कभी पार्टी को भी तो ये नेगेटिव मिला है सर। वो सामने वाला कई बार चेहरा बड़ा होता है। जी सर। चेहरा बड़ा होता है तो उसके सामने पार्टी का अगर कमजोर कैंडिडेट बाई चांस उतार दिया जाए तो हार का सामना करना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी वही पार्टी है जो हमेशा अपने कार्यकर्ताओं पे विश्वास करके चलती है और किसी भी कार्यकर्ता को वो आगे बढ़ने का मौका दे देती है। बात चुनाव हारने जीतने की नहीं है, बात है जुड़ने की। तभी तो इतनी बड़ी जो पार्टी है वो एक परिवार की तरह काम करती है। तभी उसको विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहा जाता है। इसलिए ही कहा जाता है क्योंकि
नतीजे बिल्कुल। अप डाउन हो सकते हैं, लेकिन जो लोगों का जुड़ाव है वो इतने बड़े लेवल पर जुड़ाव है कि हर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहना चाहता है और नए नए लोग दिन प्रतिदिन जुड़ते हैं। बीजेपी को कुछ सुझाव देना चाहें कि आप संगठन को और मजबूत कैसे कर सकते हैं, तो वो सुझाव क्या होगा सर? हर कार्यकर्ता से निवेदन करूंगा और अपने जो हमारा ऊपर प्रतिनिधित्व उनसे निवेदन करूंगा कि आम लोगों के बीच में हमारे कार्यकर्ता जाए और डोर टू डोर कैंपेनिंग जैसे होती है उस हिसाब से लोगों से मिलके उनकी छोटी मोटी समस्या होती है उनके सुख दुख के अंदर कार्यकर्ता पहुंचे, ताकि वो ये समझे कि ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं, ये मेरे घर का व्यक्ति है। सर, युवाओं को राजनीति से थोड़ा आने में डर लगता है, वो राजनीति ज्वाइन नहीं करना चाहते, वो चाहते मैं नौकरी करूं या मेरी सरकारी नौकरी लग जाए, मैं किसी कॉर्पोरेट में जॉब करूं, वो ऐसा सोचते हैं। तो जो युवा राजनीति में आना चाह रहा है, आप उनको क्या सुझाव देना चाहेंगे सर? देखो, जो हमारे युवा है मैं तो एक ही सुझाव दूंगा और मैं ये हर मंच पे हर सभा में मैं कहता हूँ कि भाई सबसे पहले आप एक तो राजनीति में आए ना तो राजनीति करने ना है, आप आए सेवा भाव से। सबसे पहले मूलभूत जो सुविधा, मूलभूत जो हमारी जरूरत है वो हमारी जरूरत है हमारा रोजगार, हमारा परिवार का पालन पोषण। और उसके बाद बहुत से युवा है जो समर्थ है और वो राजनीति में अपना कदम रखते हैं। जो भी युवा राजनीति में आए वो सेवा भाव से आए। सेवा भाव तो सर आप भी करते हैं, ये तो मैंने देखा है, तभी आप जनता के इतने लोकप्रिय नेता रह चुके हैं अभी भी। सर, आप साइन फाउंडेशन करके भी एक एनजीओ चला रहे हैं जी, उसमें आप किस तरह जन सेवा का कार्य कर रहे हैं? से आप कैसे लोगों से कनेक्ट हो पाते हैं सर? साई फाउंडेशन हमने रजिस्टर कराई थी लोगों की सेवा के लिए। हम कई तरह के कार्य इसमें करते हैं, लोगों की शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, पर्यावरण पे और अपना जो समाज उत्थान के लिए है, धार्मिक अनुष्ठान है, कई कार्य करते हैं। अब जैसे हर साल हमारा एक कार्य होता है, 10वीं 12वीं के जो बच्चे हैं, जो होनहार विद्यार्थी है, जो 80+ नंबर लेके आते हैं, मोटिवेशन का कार्य हम करते हैं, उनको सम्मानित करते हैं। पर्यावरण पे भी हमने काम किया है, 5000 पेड़, 2000 सेल्फ उससे और 5000 प्रशासन के सहयोग से अपने क्षेत्र में हमने लगाने का काम किया है। और इसी के तहत हम अपनी एनजीओ के अंदर और समाज के अंदर कार्य करते हैं। साई फाउंडेशन को स्टार्ट करने का आइडिया आपको कैसे आया सर? सपोर्ट ऑलवेज द इम्प्रूवमेंट। अपने आसपास जो समस्याएं लोग बताते थे भी ये समस्या है, जैसे मैं RWA का प्रेसिडेंट बना तो हमें लगा कि हमें कोई एनजीओ, कोई ट्रस्ट ऐसा बनाना चाहिए जिसके तहत हम लोगों की मदद कर पाए। तो हमने इस नाम से यह ट्रस्ट बनाई, एनजीओ बनाई और इसमें किसी भी सरकारी फंड को आज तक हमने ना तो डिमांड की है, ना हमें मिला है और ना लिया है। अभी जो जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ था जी, सीजेपी के तहत, हाँ जी, उसको आप किस नजर से देखते हैं सर? वहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में अपशब्द कहे गए थे, हमारे राजनेताओं के बारे में अपशब्द कहे गए थे। ये प्रोटेस्ट, ये सीजेपी जो कोकरोच जनता पार्टी है, इन्होंने उसको हथिया लिया। अगर ये प्रोटेस्ट पेवर छात्रों का प्रोटेस्ट होता तो बिल्कुल मेरा समर्थन उस प्रोटेस्ट को था। युवाओं के साथ मैं भी हूँ, हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी, हमारी पार्टी भी खड़ी है, लेकिन उसके अंदर जो अभद्र भाषा का यूज किया गया वो मैं नहीं मानता कि वो छात्र थे। जो जेन्युइन छात्र थे, जो पीड़ित थे, उनको उनका हक मिलना चाहिए। पेपर लीक जैसी समस्याएं बिल्कुल बंद होनी चाहिए। वो छात्र नहीं है जो अमेरिका में बैठे हुए, तो कौन कह देगा वो छात्र है। उनके सिखाए मार्ग जिन्होंने ये गलत काम किए, उनको भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने माफ कर दिया। इससे बड़ा दिल, इससे बड़ा हृदय किसी का नहीं हो सकता। सर, आपको नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी युवाओं की तरफ थोड़ा कम जा पाई या युवाओं की तरफ ध्यान नहीं दिया गया? जो ये सिचुएशन आई है आपके सामने प्रोटेस्ट आई, अगर जिनको हम जेनजी कह रहे हैं, अगर हमारे समर्थन में होते ही आज तो ये प्रोटेस्ट नहीं हो रहा होता। तो कहीं पार्टी की कमी रह गई या सरकार की कहीं कमी रह गई है क्या इसमें? देखो, छात्रों को उसका प्रदर्शन करने का हक है, हर इंसान को हक है। हम देख रहे हैं झारखंड में प्रोटेस्ट हो रहा है,
झारखंड के अंदर कोई भी आपने कोई भी मीडिया पे ऐसी चीज नोट नहीं करी होगी जिसमें गाड़ी गलौज या तोड़ फोड़ या किसी ने हिंसा का रास्ता अपनाया हो। कुछ राजनीतिक दल इसमें घुस गए, उन्होंने अपनी राजनीतिक भविष्य को बचाने के लिए, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस प्रोटेस्ट को समर्थन किया। मैं अपने छात्राओं के, अपने देश के छात्रों के, युवाओं के साथ हूँ। उनको किसी भी ऐसी समस्या का सामना ना करना पड़े जिससे कि उसका, उसके परिवार का भविष्य बर्बाद हो। ये पेपर लीक हमेशा के लिए इन पर बैन लगना चाहिए, पेपर लीक नहीं होने चाहिए। लेकिन दूसरा पहलू भाई मैंने जो नोट किया, ये एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, लंबा प्रिंट होता है। पहले तो उसके लिए वो सीट तैयार होती है, क्वेश्चन चुने जाते हैं, एक डेलीगेशन बैठता भी ये पेपर होने चाहिए, उसमें सवाल होने चाहिए। फिर वो प्रिंट के लिए जाता है, प्रिंट में भी सैकड़ों आदमी काम करते हैं। वो ट्रांसपोर्ट होकर स्टोरेज होता है, स्टोरेज होके फिर उसको वेरीफाई करते हैं, फिर अपना सेंटरों पे जाता है, चाहे वो ऑनलाइन ही सिस्टम क्यों ना हो। तो गलती सरकारों की या किसी पार्टी की नहीं है, ये गलती उस व्यक्ति है जो भ्रष्टाचार के चक्कर में, जो पैसे के लालच में ईमानदारी से काम ना करके उसको बेईमानी का जिसको धन चाहिए होता है, वो कोई भी एक आदमी सैकड़ों आदमी के बीच में से एक काम कर लेता है और वो काम सभी के लिए भारी पड़ता है, सभी के भविष्य के साथ वो खिलवाड़ होता है। वो गलती उस इंसान की है जो बेईमान है, जो भ्रष्टाचारी है, जो पैसे खाने के चक्कर में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है और इस पेपर को लीक करने में या करवाने में ऐसे तत्वों की मदद करता है। विपक्ष ने भी इस पे सरकार को घेरा था सर जी। कोई पार्टी ऐसी नहीं थी विपक्ष की जिसने इस पे सरकार को ना घेरा हो। जी। तो अब विपक्ष के बारे में इसमें क्या कहना चाहेंगे सर? उनको तो मौका चाहिए था, वो तो तैयार बैठे थे। वो अपनी लालसा के चक्कर में ये ऐसे काम करते हैं और अपनी राजनीतिक भविष्य को बचाने के चक्कर में, राजनीतिक रोटियां सेकने के चक्कर में वो सपोर्ट करने आते हैं। और उनका कोई मकसद नहीं है किसी पेपर लीक से, किसी युवाओं से कोई मकसद नहीं है, कोई उनका उनसे कोई मतलब नहीं है भाई वे युवाओं को आगे बढ़ने के लिए या युवाओं के पेपर लीक को रोकने के लिए काम करें। वो सिर्फ अपनी राजनीति बचाने के चक्कर में, राजनीतिक भविष्य को बचाने के चक्कर में वहां पे आके खड़े होते हैं। ना जाए ना झारखंड, क्यों नहीं जाते पंजाब, वहां पे भी तो यही काम हो रहा है, लेकिन इसलिए नहीं जाते, वो वहां पे सत्ता में है या उनके सहयोगी सत्ता में है। गुड़गांव में सर कानूनी व्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो आपको नहीं लगता कि इसमें सुधार की बहुत जरूरत है? रोड रेज के आए दिन मेरे को सुनने मिलते हैं। बिल्कुल, मैं भी देखता हूँ, बड़ा दुख होता है, हृदय बड़ा आहत होता है, आहत पहुंचती है जब हम ये देखें कि दो भाई एक रोड पे चल रहे हैं, गलती से अगर किसी स्कूटी वाले से, बाइक वाले से कोई गलती होगी तो कार में से 4 लोग आके उसको पीटने लग जाते हैं। इसमें कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो सहन शक्ति है वो खत्म हो रही है। इसमें सरकार का या प्रशासन का कोई दोष नहीं है। ये उन लोगों से मेरी अपील, मेरा निवेदन है, भाई रोड पे चल रहे हो आप, आपने इंश्योरेंस कराया हुआ है, कंपनी आपके इंश्योरेंस का क्लेम भुगतती है, तो कोई छोटी मोटी गलती किसी हमारे भाई से हो जाए तो उसको माफ कर दे, झगड़ा ना करे, मारपीट ना करे। मैं ये निवेदन अपने सभी जो साथी रोड पे निकलते हैं उनसे निवेदन करता हूँ। सर अभी मैंने कुछ वीडियोस भी देखे हैं जिसमें हरियाणा को बदनाम भी किया जा रहा है कि हरियाणा के युवकों ने आके मचाया उत्पात। शिमला मनाली की बात कर रहा हूँ सर मैं, पहाड़ी क्षेत्र में। तो सर ये हमारी अंदर कमी है या हमारे जितने भी आसपास के लोग हैं उनके कैरेक्टर्स ऐसे हो गए हैं कि वो कहीं भी जा रहे हैं वहां मारपीट कर रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या सर? नहीं, क्या होता है, देखो शरारती तत्व हर समाज में होते हैं, हर क्षेत्र में होते हैं, हर जिले में, हर प्रदेश में होते हैं, हर राज्य में होते हैं। कुछ शरारती तत्वों की वजह से ये चीजें हमें पेश करनी पड़ती है। बहुत मेहनती लोग हैं हरियाणा के, वो लोगों को अपनाना जानते हैं, लोगों को पीटना या धमकाना नहीं जानते। कुछ साथी ऐसे, कुछ शरारती तत्व रहे जो बाहर जाके ऐसी हरकत करते हैं। उनकी वजह से जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं, सिर्फ 2-4 लोगों की वजह से सभी को परेशान ना करें। और
इसी टूरिज्म की वजह से आप लोगों का काम चला हुआ है, तो आप भी अपनाना सीखे। गुड़गांव में मैंने देखा है दारू के ठेके शोरूम जैसे दिखते हैं, ये युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, तो इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? ये हमारी सरकार ने क्या युवाओं को आकर्षित करने के लिए खुलवाए? सरकार ये नहीं कहती भाई इसका आप पूरा महल बना दो या ये बना दो, शोरूम बना दो। इतनी जगमगाहट और सुंदर एरिया चमकता हुआ दिखता है, तो ये तो कोई बुरी बात तो है नहीं इसमें। और पीने वाला तो पिएगा, वो वहां से लेके पिएगा, अगर दुकान खराब होगी तो खराब दुकान से भी पिएगा। मैंने ये देखा सर, क्षेत्र जो रहने वाले क्षेत्र है वो ज्यादा साफ सुथरे नहीं, दारू की दुकानें ज्यादा साफ सुथरी है यहाँ पे। नहीं, वो सरकार साफ सुथरी नहीं कर रही है। जो जिन भाइयों ने उसमें पैसा लगाया है, जो भाई उसके ठेके लेके काम कर रहे हैं, तो वो उसको संवारने का, सुधारने का काम करते हैं। हाँ सर, सुना था मैंने दारू का ठेका है 100 करोड़ का भी गया है। हाँ, और हिस्ट्री है, मतलब रिकॉर्ड है इंडिया का कि इतना महंगा ठेका कहीं अगर गया है तो गुड़गांव में गया। देखो, गुड़ों की तादाद में जब जहाँ पॉपुलेशन हो तो वहाँ तो डिमांड तो अपने आप ही बढ़ेगी। देख सकते हैं, गुड़गांव की युवाओं की बात कर रहा हूँ, वो अगर आपसे सीधा संपर्क करना चाहें तो क्या आपसे संपर्क कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मेरा बजगेड़ा रोड के ऊपर ही कार्यालय है और ऑन रोड बैठा हुआ है। जो युवा शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके और खेलों को लेके मेरे से जुड़ना चाहता है, उनका स्वागत है। युवाओं से निवेदन करूंगा कि वो मेरे से जुड़े और आपके माध्यम से जुड़े, से सीधे आके मेरे ऑफिस पे, मेरे कार्यालय पे बजगेड़ा रोड के ऊपर सेक्टर 110 में आके मेरे से मिल सकते हैं। और टीम राकेश राणा के नाम से मैं आजकल जो भी हमारा पेज है उस पर अपनी चीज़ें डालता रहता हूँ। आके मेरे से सीधे मिल सकते हैं। किसी को भी, मेरे युवा साथी को अगर कोई दिक्कत है, परेशानी है, आके मेरे से संपर्क कर सकता है। तो ये थे राकेश राणा जी, विभाग प्रश्नों का उत्तर दिया है इन्होंने हमारे, और इसी तरह हमसे जुड़े रहिए। नेक्स्ट पॉडकास्ट में फिर से हम मिलते हैं आपको। राकेश राणा जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, यहाँ आने के लिए सर। आपका भी धन्यवाद और मुझे मौका दिया आपके साथ जुड़ने का और मेरे विचारों को अपने निवासियों तक, अपने लोगों तक पहुंचाने का। पुनः मैं भी आपका धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद।